ठीक है? जब सोसाइटी में धीरे-धीरे सुधार आने लगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और भी बड़े-बड़े लोग इन चीज़ों के बारे में बोलने लगे, समाज में लोगों को अवेयर करने लगे कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाइए। तो धीरे-धीरे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को जॉइन करने लगे और हेल्प करने लगे सोसाइटी में लोगों की पढ़ने की। उसमें से एक नाम है बेगम ऑफ भोपाल। बेगम ऑफ भोपाल ने भी लोगों वीमेन की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। उन्होंने अलीगढ़ में एक प्राइमरी स्कूल बनाया लड़कियों के लिए। उसके अलावा उन्होंने एक बेगम रुकैया शेखावत हुसैन है, इन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना और कलकत्ता में स्कूल बनवाया। इसी तरह से बहुत सारी औरतें हैं जो औरतों को पढ़ाने के लिए आगे निकल के आईं, ठीक है? बेगम ऑफ भोपाल तो एक्चुअली कनेक्टेड विद सैफ अली खान एंड करीना कपूर। बेगम ऑफ भोपाल सैफ अली खान की नानी है, समझ गए? तो इसीलिए वो उसको प्रिंस बोला जाता है सैफ अली खान को। तो उन लोगों ने बहुत धीरे-धीरे करके फिर सोसाइटी में वो आने लगा अवेयरनेस और लोग वीमेन के लिए एजुकेशन के बारे में बात करने लगे। तो जो बेगम रुकैया हैं, शी वाज़ अ वेरी फियरलेस लेडी। वो कंज़र्वेटिव लोगों को बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी कि तुम लोग वीमेन को आगे बढ़ने नहीं देते हो और रिलीजियस लोगों को बहुत डाँट-फटकार लगाती थी कि क्यों तुम वीमेन को इन्फीरियर समझते हो? क्यों आदि इन्फीरियर समझते हो ना तुम वीमेन को? नहीं समझते? गुड। 1880s में क्या हुआ इंडियन वुमेन को धीरे-धीरे यूनिवर्सिटीज़ में जाने लगे वो लोग। पहले तो वो घर पे ही रहते थे, फिर धीरे-धीरे स्कूल्स में पढ़ने लगे और 1880s के आते-आते वुमेन स्कूल्स वगैरह में भी जाने लगे। कुछ लोग डॉक्टर बनने लगे, टीचर बनने लगे, कुछ लोग वुमेन लोगों ने फिर राइटिंग करना शुरू करा मतलब अपने बारे में लिखने लगे, अपनी बायोग्राफ़ीज़ के बारे में लिखने लगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनके बड़े-बड़े पहले तो मेल लोगों को ही लोग जानते थे। बड़े-बड़े मेल लोग फ़ेमस थे इंडिया में, फिर धीरे-धीरे वुमेन भी अच्छे कामों के लिए फ़ेमस होने लगी। एक ताराबाई शिंदे हैं, जो कि उनका जो पूना में रहती थी वो और वो बहुत अच्छी राइटर थी। उन्होंने एक बुक लिखी, स्त्री-पुरुष तुलना, मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में कंपैरिज़न। तो वो बुक बहुत फ़ेमस हो गई और उस बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है कि सोसाइटी में कैसे मेन और वीमेन के बीच में डिफ़रेंस करती है सोसाइटी। कैसे आदमियों को अलग तरह से ट्रीट करती है, औरतों को अलग तरह से ट्रीट करती है। तो ताराबाई शिंदे की ये जो बुक है, ये बहुत फ़ेमस हुई, लोगों ने बहुत सराहा कि सही बातें बोली हैं कि वीमेन को इतना पीछे समझते हैं तुम लोग, ठीक है? ताराबाई शिंदे का एक बुक है, उस स्त्री-पुरुष तुलना में उन्होंने कोई चीज़ लिखी है। देखो पता है एसएसटी इज़ अबाउट लर्निंग। हम लोगों को लगता है कि मग अप कर ले, इतना याद कर ले और एग्ज़ाम में उसको लिख आए। ऐसे नहीं आती है। सोशल स्टडीज़ का मतलब सोसाइटी के बारे में तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए। देखो ये जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है, स्त्री-पुरुष तुलना जो बुक लिखी हुई है उन्होंने, ताराबाई शिंदे ने, उस बुक में से लिया है इसको। उस बुक में उन्होंने क्या लिया है Isn't a woman life as dear to her as yours is to you? क्या वीमेन की जो लाइफ किसी औरत की लाइफ उसके लिए उतनी प्यारी नहीं होती जितनी तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए प्यारी है? इट्स एज़ इफ वीमेन आर मेंट टू बी मेड ऑफ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ मैन। सोसाइटी को देख के ऐसा लग रहा है कि लोग ये समझते हैं कि वीमेन अलग मिट्टी की बनी हुई है और आदमी अलग मिट्टी के बने हुए हैं। हम लोग सेम डस्ट, अर्थ और रॉक से बने हैं, ठीक है? यू और योर लाइफ आर मेड ऑफ प्योरेस्ट गोल्ड लेकिन देख के ऐसा लगता है कि तुम लोगों की ज़िंदगी सोने की बनी हुई है और लड़कियों की ज़िंदगी है वो जो रस्टेड आयरन की जैसी लग बनी हुई है। यू आर आस्किंग मी व्हाट आई मीन तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं मेरा मतलब क्या है? आई मीन्स आई मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर किसी विमेन का हस्बैंड मर जाता है, तो उसके लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता है इंडिया में। द बार्बर जो नाई आता है वो आकर के उसके उसके सर के पूरे बाल शेव कर देता है, उसको गंजा कर देता है। तो क्या वीमेन ने अपने बाल केवल अपनी पति के लिए रखे थे? अगर पति चला गया तो वो गंजी हो जाए? तो तुम लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हो जिनका कोई मतलब नहीं है। इस तरह से उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि एक बार वीमेन का अगर पति मर जाता है तो बार-बार आता है, वो शेव करके उसके पूरे बालों को ले जाता है और इससे तुम्हारे आँखों को ठंडक मिलती है। यानी तुम लोगों को ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि किसी वीमेन से जो कि सालों से उसने अपने बाल रखे हुए हैं, जब उसकी शादी नहीं भी हुई थी तब भी उसने लंबे बाल रखे थे, लेकिन हस्बैंड के मर जाने के बाद उसको गंजा कर दिया। तुम लोगों को ये देख के अच्छा लगता है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर।
ही इज़ शट डाउन फ्रॉम द गोइंग टू द वेडिंग्स। जब उसका पति मर जाता है तो उसको कोई अपने घर में शादी में नहीं बुलाता, कोई उसको रिसेप्शन में नहीं बुलाता है और उसको अशुभ माना जाता है। क्योंकि अगर शादीशुदा वुमेन के पास में किसी ऐसी वुमेन को ले जाओ जिसका पति मर गया है, तो लोग ऐसा मानते थे कि जिसकी शादी हो रही है उसका पति भी जल्दी मर जाएगा। उसको छुआ-छूत मानते हैं, उसको कहीं बुलाते नहीं हैं, कोई अपने घर में इनवाइट नहीं करता है। इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए वुमेन के ऊपर केवल इसीलिए कि उसका हस्बैंड मर गया है। तो क्या किसी लड़की की आइडेंटिटी केवल उसके पति से है? उसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? उसको घूमने का, फिरने का, एन्जॉय करने का, दोस्तों से मिलने का, लाइफ में कुछ कर दिखाने का, ये सब उसको भी राइट होना चाहिए। उसका फेट यानी उसका भाग्य केवल क्या उसके पति से रिलेटेड है? तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें थी हमारी सोसाइटी में जो सॉरी पंडित रमाबाई कह रही हूँ, ताराबाई शिंदे ने अपनी बुक में लिखी है। ये रियलिटी थी और उन्होंने इसीलिए इस बुक का नाम स्त्री-पुरुष तुलना लिखा है कि कैसे स्त्री और पुरुष की तुलना है हमारी सोसाइटी में अलग-अलग मानते हैं। बट आजकल ये सिचुएशन नहीं है। आजकल गर्ल्स आर मच फ्री, मोर मोर फ्री देन बॉयज़। लड़कियों को तो अब लोग कम डाँटते हैं क्योंकि उनको वो ज़्यादा एलिगेंट समझते हैं और लड़कों की ज़्यादा पिटाई होती है क्योंकि समझते हैं यही नालायक है। तो अगर एक घर में एक बेटा है और एक बेटी है तो बेटी कम पिटेगी, बेटा ज़्यादा पिटता है आजकल। रूल चेंज हो गए सोसाइटी के। क्यों आदि सही कह रही हूँ ना मैं? तुम्हारी कज़िन सिस्टर्स को बिल्कुल डाँट नहीं पड़ती ना? मैम पता नहीं। अरे कुछ तो पता होना चाहिए। आगे ये जो बगल में फ़ोटो बनी हुई है, ये है पंडिता रमाबाई की। ये दूसरी लेडी है। हम ताराबाई शिंदे के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्होंने बुक लिखी है स्त्री-पुरुष तुलना। अब पढ़े हैं पंडिता रमाबाई के बारे में। पंडिता रमाबाई के नाम के आगे ही पंडिता है क्योंकि वो संस्कृत की बहुत बड़ी स्कॉलर थी। बहुत अच्छा से संस्कृत वो जानती थी और वो हिंदुइज़्म में जो भी चीज़ें बुरी थी यानी हिंदू कल्चर में जो भी चीज़ें बुरी थी, उन्होंने उसके बारे में एक बुक लिखी है। जैसे ताराबाई शिंदे ने लिखी है और उस बुक में उन्होंने ये बताया है कि अपर कास्ट हिंदू वुमेन, अपर कास्ट मतलब मोस्टली ब्राह्मन्स। ब्राह्मन्स हिंदू वुमेन की लाइफ कितनी खराब है। उन्होंने फिर उस बुक में उन्होंने ये बात बताई है। फिर उन्होंने एक पुणे में एक विडो के लिए एक शेल्टर होम भी बनाया था, जिसमें वो लोग उन औरतों को रखती थी जिनके पति उनको घर से निकाल देते थे या उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। फिर जो पंडिता रमाबाई है, वो उस शेल्टर होम में की औरतों को ट्रेन करती थी अच्छी-अच्छी कामों के लिए, पढ़ाने के लिए, सिलाई-बुनाई करने के लिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो पंडिता रमाबाई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर वुमेन। ठीक है? नीडलेस टू से ऑल दिस इज़ मोर देन द अलार्म द ऑर्थोडॉक्स। तो जब ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में होने लगी तो धीरे-धीरे चेंज आने लगा। तो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनको ऐसा लगता था कि जैसे जो हिंदू औरतें यानी इंडिया की जो औरतें हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रही है। वेस्टर्न कल्चर में जिस तरह से हिंदू जो औरतें होती हैं वेस्टर्न कल्चर में जो अपने राइट्स के लिए बहुत लड़ती हैं, मेन और वीमेन को इक्वल समझती हैं, उसी तरह हमारे यहाँ की कंट्री की औरतें भी हो जाएँगी। जो कंज़र्वेटिव लोग थे वो ऐसी बातें कर रहे थे और वो लोग ऐसा कहते थे कि फिर ये लोग हिंदू कल्चर को करप्ट कर देंगे, फैमिली सिस्टम को ये लोग खत्म कर देंगे। जिस तरह ऑर्थोडॉक्स मतलब दकियानूसी जो पुरानी सोच में बिलीव करते हैं। इस तरह ऑर्थोडॉक्स हिंदू इस बात से परेशान थे कि वीमेन इतना पढ़ रही है, उसी तरह ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम भी परेशान थे। लेकिन धीरे-धीरे फिर चेंज चेंज आने लगा क्योंकि वीमेन रुकी नहीं, उनको एक बार मौका मिला तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और 19th सेंचुरी के एंड तक आते-आते बहुत वीमेन है वो बहुत ज़्यादा काम करने लगी रिफॉर्म करने के लिए, उन्होंने बुक लिखना शुरू करा, वो मैगज़ीन्स लिखते थे, स्कूल्स में जाते थे, ट्रेनिंग सेंटर्स में जाते थे, वीमेन एसोसिएशन के पार्ट हो गए और फिर धीरे-धीरे वो पॉलिटिकल और प्रेशर ग्रुप भी बना लिया उन लोगों ने। मतलब बहुत सारे वीमेन लोग जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा कभी-कभी महिला मोर्चा, सुना है? जिसमें वीमेन्स एसोसिएशन के लोग आते हैं प्रेशर डालने के लिए, अगर आप किसी औरत के साथ गलत करेंगे सोसाइटी में, तो महिला मोर्चा वाले आएँगे, आपको पकड़ के पुलिस स्टेशन में भर्ती करा देंगे। तो धीरे-धीरे वीमेन ने अपना एसोसिएशन बना लिया और वो लोग फिर प्रेशर डालने लगे सोसाइटीज़ के ऊपर, पॉलिटिकल लोगों के ऊपर कि आप लोग हमारे राइट के लिए आप लोग इस तरह से हमें दबा नहीं सकते, हमें आपको राइट देना ही पड़ेगा। फिर धीरे-धीरे वीमेन ने अपने हक के लिए लड़ाई करी और उन्होंने राइट टू वोट के लिए भी लड़ाई करी कि हमें भी वोट देने का अधिकार दो। वरना पहले वीमेन को वोट देने का राइट भी नहीं था। मेन लोग ही केवल वोट देने जाते थे। लेकिन फिर धीरे-धीरे बेटर हेल्थ के लिए वीमेन ने लड़ना शुरू करा, एजुकेशन के लिए लड़ना शुरू करा और 1920s के आस-पास पूरे वर्ल्ड में और हमारी कंट्री में भी बहुत तरह के वीमेन मूवमेंट हुए। इसमें वीमेन अपने राइट्स के बारे में लड़ती थी। ठीक है? 20th सेंचुरी की बात है, कुछ ऐसे लीडर्स हुए जो इन चीज़ों को सपोर्ट भी करते थे।
जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग बहुत अच्छे लीडर्स थे। जब वीमेन अपनी राइट्स के लिए लड़ती थी, तो ये लोग भी उनको सपोर्ट करते थे। उनके हिसाब से वीमेन और मेन इक्वल होते हैं, दोनों को बराबर अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए। और ये सारे लीडर्स जब वीमेन अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी कि हमको भी राइट टू वोट दो, ये सारे लीडर्स लोगों ने सुभाष चंद्र बोस, चाचा नेहरू, इन सब लोगों ने प्रॉमिस किया वीमेन को कि जब हम पावर में आएँगे तो हम आपको राइट टू वोट ज़रूर देंगे, आप चिंता मत करिए। तो इस तरह नहीं है कि हमारे कंट्री के लीडर्स बुरे नहीं थे, वरना वो भी ये कह सकते थे कि वीमेन को वोट की क्या ज़रूरत है, बात की नहीं। लेकिन हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। गांधी जी हों या फिर सुभाष चंद्र बोस हो या फिर जवाहरलाल नेहरू हो या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जितने भी लीडर्स हैं जो कि इवन भगत सिंह, जितने भी नेशनल फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो सब लोग वीमेन की एजुकेशन में बिलीव करते थे। और वो सब लोग भीमराव अंबेडकर हैं, सब चाहते थे कि वीमेन अपनी लाइफ में आगे बढ़े। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोग आज़ाद हुए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वीमेन को बराबर वोट दिया गया, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। लेकिन अगर 200 साल पहले की सोसाइटी देखें तो वो एकदम अलग थी। जैसा मैंने तुम लोगों को अभी बताया बिल्कुल वैसी ही थी, उसमें विडो रिमैरिज नहीं थी, बच्चों की ज़बरदस्ती शादी कर देते थे, वुमेन को पढ़ने नहीं देते थे और उनको घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, इंग्लिश पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं थी और उनको बाहर जॉब करने की आज़ादी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें वुमेन की जो थी वो एकदम उनके अगेंस्ट थी, ठीक है? वुमेन उसके देखो यहाँ पर एक फ़ोटो बनी हुई है जिसमें एक ब्राइड है जो कि 8 साल की है। बहुत जल्दी-जल्दी बच्चों की शादी कर दी जाती थी और वो पढ़ लिख नहीं पाते थे। 8 साल की लड़की को अपने घर से उठा के किसी और घर में आपने रख दिया, क्या लगता है वो उसको दूसरे घर वाले उसको पढ़ाएँगे नहीं। ससुराल वाले पढ़ाते नहीं थे और लड़की के खुद के जो माँ-बाप थे वो उसकी शादी जल्दी कर देते थे। इस चक्कर में लड़कियाँ पढ़ नहीं पाती थी। फिर बाद में कानून लाया गया 1929 में जिसमें कि अ, 18 साल वीमेन की जो एज है, वो 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए जब उसकी शादी होती है और लड़के की 18 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी 16 साल से कम लड़के की ल उम्र की लड़की की अगर शादी करते, तो 1929 के एक्ट के हिसाब से वो क्राइम था। फिर बाद में इस एज को जब हम लोग आज़ाद हो गए, हम लोगों ने इस एज को बढ़ा कर के 18 और 21 कर दिया। आज के हिसाब से अगर 18 साल से कम की लड़की है, तो उसकी शादी नहीं कर सकते, वो क्राइम है और 21 साल से कम के लड़के की नहीं कर सकते। और अब ये सुन रहे हैं कि ये फिर बढ़ाई जाने वाली है। लड़कियों के लिए 21 होने वाली है और लड़कों के लिए ये 25 होने वाली है। आई थिंक शायद दोनों के लिए 21 होने वाली है, तो अभी और बढ़ा देंगे। तो आज की डेट में किसी भी छोटी बच्ची की माइनर की आप शादी नहीं कर सकते, वो क्राइम है। लेकिन पहले ये लोग करते थे। तो कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म बहुत सारे तरह की दिक्कतें हमने पढ़ी है, वीमेन की प्रॉब्लम्स हम पढ़ चुके हैं कि वीमेन को क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी। पंडिता रमाबाई के बारे में हमने पढ़ा, ताराबाई शिंदे के बारे में हमने पढ़ा, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में हमने पढ़ा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हमने पढ़ा, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा जिन्होंने आर्य समाज बनाया। उसके अलावा राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा जिन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया कलकत्ता में। इतनी ही चीज़ें पढ़नी थी वीमेन में। अब हम पढ़ने वाले हैं कास्ट के बारे में। कास्ट के बारे में क्यों? जिस तरह वीमेन के साथ बहुत बुरा होता था हमारी सोसाइटी में, उसी तरह से कास्ट भी बहुत बड़ी दिक्कत है। आज भी है वो प्रॉब्लम। राजा राम मोहन रॉय हैं, उन्होंने ए, ज एक बहुत पुराना बुद्धिस्ट टेक्स्ट था यानी बुद्धिज़्म का टेक्स्ट था, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया और उस टेक्स्ट में उन्होंने कास्ट के बारे में बहुत बुराई करी। मतलब जो कास्ट सिस्टम है वो किस तरह से गलत है वो उन्होंने लोगों को बताया। उसी तरह से जिस तरह से ब्राह्मो समाज भी कोशिश कर रहा था, ब्राह्मो समाज किसने बनाया? राजा राम मोहन रॉय ने। उन्होंने सब लोगों के लिए काम किया, उन्होंने वीमेन के लिए भी काम किया, उनकी एजुकेशन के लिए भी काम किया, उन्होंने कास्ट को रिफ़ॉर्म करने के लिए भी बहुत काम किया है। इसीलिए कास्ट वाले में भी ब्रह्मो समाज का नाम आया है और विमेन वाले में भी आया है क्योंकि वो दोनों काम करते थे राजा राम मोहन रॉय। उसके अलावा एक और बॉडी थी, एक और संस्था थी उसका नाम था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है वो भी स्पिरिचुअल इक्वालिटी में भी वो भी कास्ट की इक्वालिटी में बिलीव करती थी। ठीक है? तो प्रार्थना समाज ब्रह्मो समाज की जैसी ही वो भी एक ऑर्गनाइज़ेशन थी, वो भी कास्ट इक्वालिटी में बिलीव करती थी। उसके अलावा रामकृष्ण परमहंस ने एक बॉम्बे में एक परमहंस मंडली बनाई थी, वो 1840 में बनाई थी और परमहंस मंडली वाले भी यही काम करते थे, एबॉलिशन ऑफ कास्ट यानी कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए। चाहे प्रार्थना समाज हो, चाहे ब्रह्मो समाज हो, चाहे परमहंस मंडली हो, ये सब लोग समाज में यही काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? लोगों को अवेयर करने का कि किस तरह से
ये गलत है कास्ट सिस्टम को मानना। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा है कि प्रार्थना समाज किसने बनाया। प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंगा ने बनाया था। इस तरह से ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। उसी तरह प्रार्थना समाज वाज़ बिल्ट बाय मतलब ऑर्गनाइज्ड बाय आत्माराम पांडुरंगा और ये परमहंस मंडली वाज़ फाउंडेड बाय रामकृष्ण परमहंस। ठीक है? तो ये सारे ही लोग एबॉलिशन ऑफ कास्ट के लिए काम करते थे। इसमें से बहुत सारे जो एसोसिएशंस थे वो अपर कास्ट के लोगों ने यू नो इसमें से जो बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, वो लोग अपर कास्ट को बिलॉन्ग करते थे और बहुत सारे लोग अपर कास्ट वाले ये चाहते थे कि लोअर कास्ट भी उनके बराबर उनको ट्रीटमेंट मिले और बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी थी जो लोअर कास्ट के लोगों ने बना रखी थी, ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सकें। यानी दोनों ही तरह के लोग कास्ट को खत्म करना चाहते थे, चाहे अपर क्लास हो या लोअर क्लास। बहुत सारे लोग हैं, वो लोग सीक्रेट मीटिंग करते थे, कास्ट के टैबूज़ को उस पे तोड़ते थे, यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कास्ट सिस्टम की हमारी कि लोग एक-दूसरे को छूते नहीं थे। अपर कास्ट, लोअर क्लास को हाथ नहीं लगाता था, "अरे! तुम गंदे हो, तुमको छुएँगे नहीं।" साथ में खाना नहीं खाते थे। ये सारे लोग जो थे प्रार्थना समाज वाले, ब्रह्मो समाज वाले और रामकृष्ण परमहंस मंडली वाले, ये लोग दूसरे कास्ट के लोगों के साथ बैठ कर के खाना खाते थे, लोगों को ये दिखाने के लिए कि कास्ट-वास्ट कुछ नहीं होती। तो ये काम करते थे कास्ट वाले, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो सोसाइटी में अलग तरह की इनजस्टिस के लिए लड़ते थे। 19th सेंचुरी के आस-पास की बात है कि क्रिश्चियन मिश जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो अपने साथ क्रिश्चियन मिशनरीज़ को लाए थे। जो लोग बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना चाहते थे। मतलब इंडियंस को वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना चाहते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज़ का एम ये था कि वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर क्रिश्चियनिटी का नाम होना चाहिए। ठीक है? धीरे-धीरे क्रिश्चियन मिशनरीज़ जब यहाँ पे आए, उन्होंने स्कूल बनाना शुरू किया और ट्राइबल ग्रुप के लिए, लोअर कास्ट लोगों के लिए, ये जो लोग फिर धीरे-धीरे ट्राइब्स को भी एजुकेशन मिली और धीरे-धीरे सब वर्ल्ड चेंज होने लगा। क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने बहुत सारा एजुकेशन में काम किया है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। जितने भी आज कॉन्वेंट स्कूल है क्योंकि तुम सब लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो, कॉन्वेंट स्कूल बेसिकली क्या इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन स्कूल ही होता है। ये सब ब्रिटिशर्स के जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ आते थे, वो लोग इंडिया में बहुत स्कूल्स बनाते थे और स्कूल्स में लोग पढ़ते थे। बट वो लोग इंग्लिश टाइप की एजुकेशन देना चाहते थे, यानी अंदर से हमें इंग्लिश बनाना चाहते थे। लेकिन फिर धीरे-धीरे जब हम नेशनल मूवमेंट करने लगे, आज़ाद हुए, हमने फिर इंग्लिश लैंग्वेज तो अपना ली, लेकिन हमने किताबें अपने मनपसंद की, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप और क्रिश्चियन मिशनरीज़ के स्कूल में जाते हैं, तो आपको इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंडिया की थोड़ी पढ़ाएँगे। हमने उनका सिस्टम अपना लिया बट फिर हमने उसको अपने हिसाब से चेंज कर लिया कि नहीं हम अपने कल्चर, अपनी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, आपका तरीका लैंग्वेज हम पढ़ लेंगे। इनिशियली जब क्रिश्चियन मिशनरीज़ इंडिया आए तो वो इंडिया को इंग्लैंड के टाइप की एजुकेशन देना चाहते थे। लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने उसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया। फिर उसी टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो पुअर लोग गाँव से ब शहर आने लगे और फिर धीरे-धीरे करके पूरे इंडिया में लोग अलग-अलग स्कूल्स में पढ़ने लगे, वीमेन को भी एजुकेशन मिली और धीरे-धीरे करके सोसाइटी पूरी इम्प्रूव कर गई, ठीक है? अब इसके बाद हम एक और नई चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं ओके, अब हम इसके बारे में आई थिंक ज़्यादा है नहीं इसमें, टेम्पल्स के बारे में थोड़ा-सा बताया हुआ है। ओके, हुँ, हाँ। धीरे-धीरे क्या हुआ जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो धीरे-धीरे उन्होंने अलग-अलग जगहों पे फैक्ट्रीज़ लगाई, उनके क्रिश्चियन मिशनरीज़ अलग-अलग जगह स्कूल्स, कॉलेजेस बनाने लगे और हमारे सोशल रिफॉर्मर्स भी सोसाइटी को रिफॉर्म करने में लगे हुए हैं, कास्ट सिस्टम के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज के बारे में अवेयर कर रहे हैं। धीरे-धीरे बिग सिटीज़ बनने लगी और बिग सिटीज़ बनने के लिए बड़ी-बड़ी नालियाँ बनाने जाने लगी, बड़ी रोड बनाए जाने लगे, बड़े बिल्डिंग्स बनने लगे, सिटीज़ को क्लीन किया जाने लगा, कुली, डिगर, कैरियर, ब्रिकलेयर, सीवेज क्लीनर, स्वीपर, रिक्शा पुलर, तो अलग-अलग तरह के फिर जॉब्स क्रिएट हो गए क्योंकि बड़ी-बड़ी सिटीज़ बनाने लगे ब्रिटिशर्स और ये सारे लेबर्स इन सबको काम करने के लिए लोग चाहिए। धीरे-धीरे पुअर लोग हैं वो विलेजेस से टाउन में आने लगे और बहुत सारे लोग लो कास्ट के थे क्योंकि गाँव में जब इंडिया इंडिया जब गाँव में रहता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, वहाँ पर कास्ट सिस्टम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटे गाँव में रहती हूँ, उस गाँव में मुझे सब लोग जानते हैं और मैं लोअर कास्ट की हूँ, तो मैं किसी भी अपर कास्ट के घर में जाऊँगी वो लोग मुझे छूने से मना कर देंगे। लेकिन फिर अर्बनाइज़ेशन के चलते क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, उन्होंने जगह-जगह बड़ी-बड़ी फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। गाँव में जो लोअर कास्ट के लोग थे
वो अपनी बेइज्जती बचाने के लिए कहाँ भाग गए शहर। तो बहुत सारे लोअर कास्ट लोग हैं वो टाउन में आ गए और टाउन में उन्हें कोई जानता नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मेरे गाँव में सब जानते हैं। कल को मैं मुंबई चली जाऊँ वहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता। तो वहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं कि मैं किस कास्ट से हूँ। धीरे-धीरे करके जब लोग माइग्रेट करने लगे एक जगह से दूसरे जगह, नई जगहों पर वो लोग आराम से रहते क्योंकि वहाँ उनकी कास्ट के बारे में कोई नहीं जानता और धीरे-धीरे ये कास्ट सिस्टम थोड़ा डाइल्यूट होने लगा। वरना पुराने ज़माने की इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था। मतलब हम लोग आपस में ऐसे बात भी नहीं कर सकते अगर आप पुराने इंडिया में रहते क्योंकि हम सब लोग अलग-अलग कास्ट को बिलॉन्ग करते हैं। समृद्धि गुप्ता है, आदि मैथानी है। शाश्वत तुम्हारा पूरा नाम क्या है? शाश्वत मौर्य। शाश्वत मौर्य। सो वी बिलॉन्ग टू डिफरेंट कास्ट। मैं ब्राह्मण हूँ, समृद्धि वैश्य कास्ट को बिलॉन्ग करती है। शाश्वत और ये जो है ये आई थिंक आई डोंट नो मे बी क्षत्रिय, आदि भी वैश्य कास्ट को बिलॉन्ग करता है। तो इस तरह से आदि आदि तुम नो नो आदि वुड बी ब्राह्मण ओनली। बट जो ब्राह्मण। अलग-अलग कास्ट के लोग हैं, वो लोग एक-दूसरे से बात नहीं करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राह्मण्स का वैश्या से कोई कनेक्शन नहीं था। तो आई वुड नॉट बी टॉकिंग टू समृद्धि अगर मैं पुराने ज़माने में रहती तो, एकदम जहाँ पे एकदम कास्ट सिस्टम रिजिड था। लेकिन धीरे-धीरे जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, तो अर्बनाइज़ेशन हुआ। अर्बनाइज़ेशन के चक्कर में लोग गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगे और धीरे-धीरे लोग कास्ट सिस्टम को भूलने लगे और धीरे-धीरे करके फिर कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में डाइल्यूट होने लगा। और फिर ये लोग केवल इंडिया में ही नहीं माइग्रेट करते, बहुत लोग आसाम जाने लगे, जिनको अच्छे जॉब का मौका मिल गया क्योंकि पूरा वर्ल्ड ग्रो कर रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ लग रही थी। बहुत बहुत लोग मॉरिशस चले गए, बहुत लोग काम करने के लिए इंडोनेशिया चले गए, बहुत लोग अफ्रीका चले गए, बहुत लोग यूएस चले गए। धीरे-धीरे करके फिर कास्ट सिस्टम जो है वो धीरे-धीरे डाइल्यूट होने लगा और बहुत कुछ बदलने लगा हमारी सोसाइटी में, ठीक है? उसके अलावा और भी तरह की बहुत जॉब थी जैसे कि आर्मी है। आर्मी की वज़ह से भी बहुत सारे लोग हैं, जो लोग एक एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गए। फॉर एग्ज़ाम्पल महार पीपल जो कि अनटचेबल माने जाते थे। बी आर अम्बेडकर भी महार कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते थे। बी आर अम्बेडकर भी एक तरह से अनटचेबल थे, बट अनटचेबल होते हुए भी ही वाज़ अ गुड लॉयर। लेकिन जब वो अपनी डिग्री लेकर के इंडिया वापस लौटे तो कोई उन्हें अपना केस नहीं देता था। यानी अपर कास्ट के लोग अम्बेडकर के पास अपना केस लेके नहीं जानते जाते थे क्योंकि वो अनटचेबल कम्युनिटी को थे, उनकी कम्युनिटी को छूना मना था। लेकिन फिर धीरे-धीरे करके बी आर अम्बेडकर ने भी लोगों को बहुत ये रियलाइज़ कराया कि छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट कुछ नहीं होता है और इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने एक दलित मूवमेंट शुरू किया। तो बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने दलित मूवमेंट चलाया, दलितों को राइट्स दिलाने के बारे में सोचा क्योंकि दलित को सोसाइटी में बहुत कमज़ोर माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था। और महार में से बहुत सारे लोग महार रेजिमेंट ब्रिटिशर एक रेजिमेंट है, इसमें से आर्मी वाले इंक्लूड होते थे, उसका पार्ट बन गए। जब वो लोग पुलिस ऑफिसर कह रही हूँ, जब वो लोग वर्दी वाले जवान बन गए, तो धीरे-धीरे अनटचेबिलिटी उनकी कास्ट से भी चली गई। बहुत सारे टाइम लगा अनटचेबिलिटी को जाने के लिए, लेकिन अभी भी सोसाइटी में दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें अभी नहीं हैं। अभी भी बहुत जगहों पर गाँव में बड़ी क्लास वाले छोटी कास्ट वालों को छूने से मना करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूव होगी। अभी हम बहुत सारी चीज़ें शहरों में एकदम बदल चुकी है, गाँव में अभी कुछ चीज़ें नहीं बदली हैं। धीरे-धीरे वहाँ भी बदल जाएँगी, ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड हाल्फ ऑफ 19th सेंचुरी के बारे में। एक्सक्यूज़ मी। ग्रेजुअली सेकंड हाल्फ ऑफ 19th सेंचुरी मतलब 1857 के आस-पास की बात है, कि जो नॉन ब्राह्मण कास्ट है, यानी जो लोग अपर कास्ट को नहीं बिलॉन्ग करते थे, वो लोग भी बड़े-बड़े मूवमेंट लाने लगे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, सोशल इक्वालिटी, जस्टिस के बारे में बात करने लगे। यानी जिन लोगों को दबाया जाता था, इनिशियली जिनको छूना मना था, धीरे-धीरे उनके अंदर भी अवेयरनेस आने लगी। बी आर अम्बेडकर और बड़े-बड़े लीडर्स जो कि छोटी कास्ट के थे और फिर भी उन्होंने बड़े काम किए थे, जैसे ज्योतिबा राव फूले। इन सारे लोगों ने लोगों को अवेयर किया कि हम लोग छोटी कास्ट के नहीं हैं, ये लोग गलत बात बोल रहे हैं। तो इस तरह से छोटी कास्ट के लोगों ने भी फिर मूवमेंट करना शुरू करा। सतनामी मूवमेंट है, एक मूवमेंट बहुत फेमस है, ये एक आदमी ने चलाया था, उसका नाम था घासीदास और ये एक लेदर वर्कर थे और इन्होंने ये मूवमेंट क्यों चलाया क्योंकि चमड़ा बनाने वाले लोगों को भी छोटी जात का माना जाता था। इन्होंने भी ये सतनामी मूवमेंट चलाया, लोगों को ये बताने के लिए कि हम भी आपसे कम नहीं, हमारा सोशल स्टेटस आप पे कम नहीं है। उसी तरह बंगाल में एक हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्ट करके है,
वो भी वो कल्टीवेटर्स थे। उन्होंने भी ब्राह्मणिकल टेस्ट मतलब ब्राह्मण्स को क्वेश्चन किया कि आप क्यों कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हो? हज़ार ऐसे एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएँगे। उसी तरह केरला में एक कास्ट थी, उसका नाम था एजवा कास्ट। एजवा कास्ट में एक गुरु थे, उनका नाम था श्री नारायण गुरु। उन्होंने भी वो लोग भी इक्वालिटी में बिलीव करते थे, श्री नारायण गुरु। उन्होंने भी लोगों को एकदम कास्ट के डिफरेंस के बारे में एकदम नेगेटिव उन्होंने बताया कि नहीं कास्ट डिफरेंस कुछ नहीं होती है और लोग ये गलत बात फैला रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग नारायण गुरु के जैसे, घासीदास के जैसे जो कि लोअर क्लास को बिलॉन्ग करते थे, वो भी लोगों को अवेयर करते थे। अपर क्लास के लोग तो अवेयर कर ही रहे थे लाइक राजा राम मोहन रॉय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती ये सब अपर कास्ट के लोग हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये सब अपर कास्ट के लोग हैं जो लोग लोगों को अवेयर कर रहे थे। अब लोअर कास्ट के लोग भी अपने आप को अवेयर कर रहे हैं जैसे घासीदास, नारायण गुरु, ये भी लोगों को ये बता रहे हैं कि कास्ट डिफरेंस कुछ नहीं होता है। इसके बारे में बात करना बेकार है। सारे के सारे लोग एक ही जैसे पैदा हुए हैं, वी ऑल आर सेम हम सारे एक ही हैं। यस उनका मैम। उनका एक फेमस स्टेटमेंट है श्री नारायण गुरु का ये फ़ोटो भी है सामने श्री नारायण गुरु की है। उनका स्टेटमेंट मलयालम में है ऑब्वियसली क्योंकि वो केरला से थे। "ओरू जाति ओरू मातम ओरू दैवम मनुष्यनु" यानी हम एक कास्ट, एक रिलिजन, एक गॉड को बिलॉन्ग करते हैं। हमारा गॉड भी एक है, हमारा रिलीजन भी एक है और हमारी कास्ट भी एक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये सारे सेक्ट इसीलिए बनाए गए थे, चाहे वो सतनामी मूवमेंट हो, चाहे एजवा कास्ट का एजवा मूवमेंट हो। ये सारे लोग लोगों को ये रियलाइज़ करा रहे थे कि कास्ट डिफरेंस कुछ नहीं होता। इसमें से यही छोटे-छोटे क्वेश्चन आएँगे। घासीदास कौन है? नारायण गुरु कौन है? या कास्ट कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं 8th में इतना कुछ डिटेल में नहीं पूछते वो। ये सारे के सारे सेक्ट बनाए गए, जो कि नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोगों ने भी बनाए थे और वो किस लिए काम कर रहे थे? वो लोगों की प्रैक्टिस, उनकी हैबिट को चेंज करना चाहते थे। जो डोमिनेंट कास्ट के लोग लोगों को मतलब एक्सप्लॉइट करते थे लोअर कास्ट के लोगों को, उनमें को वो चेंज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी लोअर कास्ट की भी उतनी इज़्ज़त हो जितनी कि अपर कास्ट की होती है। सेल्फ एस्टीम मूवमेंट जिसे बोलते हैं, कि खुद की इज़्ज़त करना सीखो, लोअर कास्ट के लोगों से वो लोग बोलते थे। इसमें एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अब हम एक और मोमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है गुलामगिरी, ठीक है? मैम रीजन। हाँ, रिजॉइन करना है, रिजॉइन कर लो फिर ही बात करते हैं गुलामगिरी के बारे में। ज्योतिराव फूले बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनना है।